डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 18 नाम है इसका, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया था जिसका नाम था बोहर्स थ्योरी। हमने देखा बोहर्स की थ्योरी में कौन कौन से पोस्टुलेट्स थे और फिर उससे हमने बोहर का एक एटॉमिक मॉडल बनाया और हमने फिर उस बोहर के पोस्टुलेट्स को इस्तेमाल करते हुए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट किया, यानी रेडियस का फॉर्मूला बनाया हमने, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाया, वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाया। अब हम आते हैं जी स्पेक्ट्रम पर। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है जी, और इस बोहर्स थ्योरी का स्पेक्ट्रम से क्या ताल्लुक है। चैप्टर के नाम में है ना एटॉमिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है जी? सबसे पहले स्पेक्ट्रम समझते हैं, फिर उसकी टाइप्स पर आएंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम सारों को ही आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हो क्योंकि एटम से हो रहे होते हैं, इसलिए सबको आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखें, हम जानते हैं जी कि हमारे पास व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 लाइटों से मिलकर बनी हुई होती है। ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है कि हमारे पास जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट अगर आप इसको प्रिज्म में से गुजारते हैं, आप अगर इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारेंगे तो रिफ्रैक्शन की वजह से इसके जो सातों कंपोनेंट्स हैं वो अलग-अलग हो जाएंगे। और अगर आपने सामने एक फिल्म रखी हुई है, सामने अगर आप एक फिल्म रख दें तो आपको वो सातों लाइटें यहाँ पर पड़ेंगी और आपको मुख्तलिफ कलर्स हासिल होते हैं। अगर कलर्स को हम देखें तो नीचे होता है वायलेट, फिर होता है ब्लू, वायलेट इंडिगो, सॉरी इंडिगो, वायलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फिर एक आखिरी होता है जी रेड। ये डिस्पर्जन का फिनोमिना कहलाता है जी। अगर आप व्हाइट लाइट लें प्रिज्म में से गुजार के, उसकी जो सातों लाइटें हैं उनको अलहदा करते हैं तो ये जो आपको ये फिनोमिना कहलाता है डिस्पर्जन का। ये कहलाता है डिस्पर्जन। ठीक है जी। और इससे वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी जुड़ा हुआ है। आपको पता है जी कि सिर्फ व्हाइट लाइट ये नहीं है, और भी लाइट है। तो ये डिस्पर्जन का फिनोमिना होता है, यानी कि व्हाइट लाइट को आप तोड़ के मुख्तलिफ लाइटों में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो बैंड आपको हासिल होता है ना कलर्स का, अभी तो मैंने एक सिंपल सा बताया है कंटिन्यूअस वाला, ठीक है जी, जो कोई बीच में गैप नहीं है। ये जो आपको कलर्स का मुख्तलिफ एक पूरा पत्ता नजर आया, ये पूरा बैंड नजर आ रहा है, वायलेट से स्टार्ट हो रहा है, रेड तक खत्म हो रहा है, इस बैंड को आप कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से मुराद है मुख्तलिफ कलर्स आपस में मिले हुए हो। ठीक है ना, जैसे आप कहते हो ना, आपने बैंड थ्योरी पढ़ी थी जी, एक लाइन अगर बहुत सारी लाइनों को मिला लें तो आप इसको कहते हैं बैंड। यहाँ हम कलर्स का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। एक कलर है हमारे पास वायलेट, फिर हमने उसके बाद है जी ब्लू, वायलेट इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। हम मुख्तलिफ कलर्स का जो है एक कॉम्बिनेशन कर रहे हैं जी। तो इस कलर के कॉम्बिनेशन को आप कह रहे होते हो स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये ध्यान में रख लीजिएगा स्पेक्ट्रम क्या है कि अगर आप अभी मैंने आपको सिंपल बताया, अभी और टाइप्स आएंगी। अगर हम व्हाइट लाइट निकालते हैं एक प्रिज्म में से तो हमें नजर आता है जी 60 डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ कलर्स का कॉम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है। स्पेक्ट्रम से क्या साबित हुआ कि ये जो हमारी व्हाइट लाइट है इट इज नॉट अ सिंगल लाइट, इट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट लाइट्स जो कि आपस में एक दूसरे से क्लोज होकर चल रही थी। जब आपने उनको अलग किया तो अलग अलग वेवलेंथ हो गई। इसको आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम 3 किस्म का होता है। ये जो हमने ड्रॉ किया है अभी, ये जो हम बता रहे थे व्हाइट लाइट को हमने गुजारा, 7 अलग अलग कलर आए, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ऐसा स्पेक्ट्रम जिनके कलर्स के दरमियान कोई भी डार्क लाइन, कोई भी काली लाइन, कोई भी गैप नहीं होगा, उसको आप कहते हो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इस डायग्राम को देख लीजिएगा, जो पहला वाला स्पेक्ट्रम है आपके पास वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ठीक है जी, देख लें। ये है जी वायलेट, फिर उसके बाद इंडिगो आ रहा है, फिर ये आ रहा है ब्लू, फिर ये वायलेट इंडिगो ब्लू, फिर ये ग्रीन, फिर ये येलो, फिर ये ऑरेंज, फिर ये रेड। ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। अगर आप एक लाइट को व्हाइट लाइट से हासिल किया जाता है, या ये जो बल्ब वगैरह से जो आपकी लाइट होती है, इस लाइट को भी अगर आप एक प्रिज्म में से गुजारें तो भी आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। ये तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम स्पेक्ट्रम और उसकी टाइप्स को समझेंगे, फिर इसका रीजन देखेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो अगर हम व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म में से गुजारते हैं तो व्हाइट लाइट डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, और हमें 7 डिफरेंट लाइट्स मिलती हैं।
इन सातों डिफरेंट लाइट्स के बीच में, इनके कलर्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बैंड ऑफ लाइट विच विथ नो गैप बिटवीन द कलर्स, बिटवीन द वेवलेंथ, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। उसके बाद दूसरा कहलाता है जी लाइन स्पेक्ट्रम। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में आपको गैप्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। अब ये जो आप नीचे वाले देख रहे हो, दोनों ये वाले देखो, अब इसमें आप ऊपर वाले को देखो तो ब्लैक है जी, फिर लाइन की सूरत में एक गैप आ गया, कलर लाइन की सूरत में गैप आ गया, फिर ब्लैक है, फिर कलर लाइन की सूरत में गैप आ गया, फिर ब्लैक है, कलर लाइन की सूरत में गैप आ गया। गैप्स आते हैं, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं होता, बल्कि बीच में थोड़े थोड़े से सडन गैप होते हैं। और किस फॉर्म में होते हैं? लाइन की सूरत में होते हैं। नीचे वाले को देख लें आप, कलर्स हैं जी, और गैप आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डार्क लाइन्स। तो भले वो डार्क लाइन्स की फॉर्म में गैप आ रहा हो या कलर्ड लाइन की फॉर्म में गैप आ रहा हो, गैप आ रहा होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा, उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। सो लाइन स्पेक्ट्रम क्या हो गया? मुख्तलिफ कलर्स का बैंड जिनमें गैप्स होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स। अब ये दो किस्म का होता है, एक कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम, एक कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम की ये दो टाइप्स हैं, एक ये इमिशन स्पेक्ट्रम, एक ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है जी? सपोज करें आपके पास ये जी एक ट्यूब है और इसमें आपने कोई गैस वैस भर रखी है। अब आप इसको हीट करें, काफी हीट करें, तो इसमें से लाइट निकलेगी, रोशनी फूटना शुरू हो जाएगी। जब काफी हीट अप हो जाएगा, एक्सट्रीम हीट हो जाएगा, इसमें से लाइट आएगी। उस लाइट को आप प्रिज्म में से गुजारें ताकि इस लाइट के कंपोनेंट्स अलग-अलग हो जाए, इस लाइट्स के कंपोनेंट अलग-अलग हो जाए। बस यहाँ पे आपने कंटिन्यूस में सूरज की लाइट ली थी, यहाँ पर आपने गैस में से लाइट निकलवाई। अब जब आप इसको प्रिज्म में से गुजारेंगे और जब बैंड आएगा तो वो इस तरह का बैंड होगा। किस तरह का बैंड होगा? ज्यादातर आपका बैकग्राउंड ब्लैक होगा और कलर लाइन आपको मिलेंगी उसमें, ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड होगा और आपको कलर्ड लाइन मिलेंगी। इस स्पेक्ट्रम को आप कहते हो इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें आपके पास जो है वो लाइट इमिट हो रही है, इसलिए आप इसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अगर आप गैस लें और उसको हीट अप करें, प्रिज्म में से निकालें, तो अब आपको जो स्पेक्ट्रम आएगा, पहली बात है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, गैप्स होंगे लाइंस की फॉर्म में। और फिर वो किस तरह होगा कि बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक होगा और लाइंस कलरफुल होंगी। ऐसे स्पेक्ट्रम को आप कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। और दूसरा कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है जी? आप मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक ट्यूब है, इसके अंदर एक गैस भर रखी है। अब आप यहाँ से व्हाइट लाइट, कोई भी व्हाइट लाइट जैसे कि कोई सूरज की लाइट, कोई बल्ब लाइट, इस गैस में से पास कराएं। अब गैस इसमें से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी लाइट को वो निकाल देगी। कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी लाइट को वो निकाल देगी। उन लाइटों को आप भले से अगर एक फॉर्म में आ रही है तो आप प्रिज्म में से निकालेंगे, तो अब आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको आप कहते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ लाइट्स एब्जॉर्ब कर रही है गैस। और ये जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा ये होगा जी इस तरह का, मैं आपको ये चीज ये वाला होगा, यहाँ नाम उल्टे लिखे हैं। तो जो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा वो ये नीचे वाला, ये सही नाम, ये आपके पास जो है ये पूरी कलर्ड लाइट है, ये जो ब्लैक लेना ये लाइंस एब्जॉर्ब हो गई है। तो अब आपको जो, अब अगर आपने व्हाइट लाइट को इस गैस में से गुजारा है तो व्हाइट लाइट के कुछ कंपोनेंट गैस एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए आप इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। तो बाकी पास आउट होगी, उसको जब आप प्रिज्म में से निकालते हो, स्पेक्ट्रम बनाते हो, तो आपका स्पेक्ट्रम जो है कुछ इस तरह का होगा कि कलर बैकग्राउंड होगा और उसमें डार्क लाइंस आ रही होगी। ऐसे स्पेक्ट्रम को आप कहते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम है और उसकी टाइप्स है। तो दोबारा रिपीट करता हूँ जी, हमारे पास लाइट्स, भले वो सूरज की रोशनी हो, भले वो बल्ब की रोशनी हो, भले आपने किसी गैस को हीट करके वो रोशनी हासिल की हो, या भले आपने एक लाइट को गैस में से गुजारा। जब आप लाइट्स को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो पता चलता है कि लाइट एक नहीं है, लाइट इज नॉट अ सिंगल थिंग, बल्कि बहुत सारी लाइटों से मिलके वो बनी हुई होती है। अब जब प्रिज्म में से गुजारते हो वो सारी लाइटें अलग अलग हो जाती है। फिर आपकी जब वो अलग अलग लाइटें आपकी किसी स्क्रीन पर या किसी सरफेस पर या फोटोग्राफिक फिल्म पर पड़ती हैं, तो आपको मुख्तलिफ कलर्स की कॉम्बिनेशन सीरीज मिलती है, मुख्तलिफ कलर की एक सीरीज मिलती है, इसको आप कहते हैं स्पेक्ट्रम। अगर जो आपको कलर की सीरीज मिली है वो कंटिन्यूअस है, कोई लाइन नहीं आ रही बीच में, तो आप कहेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर आप देखते हैं कि आपकी जो सीरीज आ रही है कलर की, उसका बैकग्राउंड ब्लैक है
और सामने कलर्ड लाइंस है, जगह जगह कलर्ड लाइंस है, ब्लैक है जी, यानी ज्यादातर लाइट एब्जॉर्ब हो गई है, सिर्फ चंद लाइट ही निकल पाई है, चंद लाइट इमिट हुई है जी, ज्यादातर एब्जॉर्ब हो रही है। ब्लैक बैकग्राउंड विद कलर्ड लाइंस, इस स्पेक्ट्रम को आप कहते हो इमिशन स्पेक्ट्रम। और अगर आप देखते हैं जी कि आपका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह आ रहा है कि बैकग्राउंड कलर्ड है और लाइंस डार्क आ रही है, आप उसको कहोगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तीनों कहाँ होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, अगर आप व्हाइट लाइट लें, कोई गैस वैस नहीं, व्हाइट लाइट या बल्ब वगैरह की जो लाइट होती है, इन लाइट्स को अगर आप प्रिज्म में से गुजारते तो आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। इमिशन स्पेक्ट्रम भी मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलता है। इमिशन स्पेक्ट्रम आपको कैसे मिलेगा, आप गैस को हीट करें, उसमें से जो लाइट निकलेगी उसका जब आप स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो इमिशन स्पेक्ट्रम होगा, ब्लैक बैकग्राउंड, कलर्ड लाइन्स। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे किया जाता है, आप गैस लें, उसके सामने व्हाइट लाइट को पास कराएं, तो गैस उस व्हाइट लाइट के कुछ हिस्सों को एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ को गुजार देगी। जो इससे एब्जॉर्ब हो जाएंगे वो ब्लैक की सूरत में आ रहे होंगे, और जो गुजर गए वो कलर्ड लाइन है। ठीक है ना, ये वो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम ये होता है। और एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, देखो आप जगह जगह एटम ने, ये जो ब्लैक लाइन से नजर आ रही है, यहाँ की वेवलेंथ, यहाँ की एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली है, तो यहाँ ब्लैक आ गई। तो अगर कलर्ड बैकग्राउंड होता है, उसमें ब्लैक लाइंस आ रही होती है, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये तो हो गया जी स्पेक्ट्रम और उसकी टाइप्स। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो भाई सबको पता है जी, दो तीन चीजों का, जो बल्ब बल्ब है उनका है जी, असल कहानी है ये हमारी, इन्हीं को आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं जी। जो लाइन स्पेक्ट्रम है ना, इसी को आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, दोनों वालों को, चाहे इमिशन स्पेक्ट्रम बोले चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोले, दोनों। अब स्पेक्ट्रम की कहानी क्या है कि ये स्पेक्ट्रम हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, इन कलर से हमारी ऐसी दिलचस्पी क्या है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। वजह क्या है, हर एटम का एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ही आता है, हमेशा हमेशा एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम आता है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये है जी एक गैस, सपोज कर लेते हैं इसके अंदर मैंने गैस भरी हुई ऑक्सीजन, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। अब हम इसको हीट करते हैं जी, इसमें से बिजली बिजली गुजार के इसको एक्साइट करते हैं, कुछ बिजली बिजली गुजारी या इसको गर्म किया, इसमें से लाइट निकलना शुरू हो गई। उस लाइट को हमने प्रिज्म में से गुजारा, और जो बैंड आएगा, अब हमें पता है जी ये कौन सा बैंड आएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। डार्क बैकग्राउंड होगा और कलर्ड लाइंस होगी। तो सपोज कर लें ये पूरा डार्क बैकग्राउंड है, बस मुझे यहाँ एक कलर लाइन मिली, सपोज कर लें जी ब्लू की, और एक यहाँ मुझे कलर लाइन मिली जी, सपोज करें रेड की। अब ये ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम बना, और कौन सा वाला है, इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। ऑक्सीजन का जब भी हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे ऐसा ही बनेगा, स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होगा ऑक्सीजन का। यानी 6 दिन बाद भी आप दोबारा इस गैस को लो, ऑक्सीजन को लो, दोबारा हीट करो, दोबारा इसमें से इसकी लाइट को प्रिज्म में से गुजारो, फिर दोबारा इसका स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम यही बनेगा। इमिशन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, एब्जॉर्प्शन की नहीं। इमिशन स्पेक्ट्रम ऐसा ही बनेगा, डार्क बैकग्राउंड होगा, सिर्फ दो लाइन होंगी जी, ब्लू और रेड। एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हो आप इससे। अगर आपको कोई शख्स दिखाता है जी देखो यार ये स्पेक्ट्रम आया, बताओ गैस कौन सी थी, आपने स्पेक्ट्रम देखा जी, डार्क बैकग्राउंड है और ब्लू लाइन है, रेड लाइन है, आप बता दोगे जी ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस थी, क्योंकि ये वाला स्पेक्ट्रम ऑक्सीजन गैस बनाती है। एटम का स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक होता है, तभी हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिमिलरली अगर आप मिसाल के तौर पे, अब आप एक और कर लो, आपने यहाँ पर एक गैस ली जी, सपोज करें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपने इसको हीट अप किया, इसमें से लाइट निकली, प्रिज्म में से गुजारा। अब जब इसका स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, ये भी इमिशन स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम। सपोज करें जी इसमें आ रहा है ब्लू आ रही है एक लाइन, ब्लैक बैकग्राउंड है, सिर्फ 3 लाइन्स आ रही है, सपोज कर लें ब्लू आ रही है और ऑरेंज आ रही है और रेड आ रही है। अब जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन स्पेक्ट्रम बनाओगे हमेशा यही आएगा, ब्लू ऑरेंज रेड। आइडेंटिफाई कर लोगे तभी आपको पता चला जी, आपको एक गैस दी है, आपसे कहा जाएगा यार बताओ ये गैस कौन सी है, बताओ ये गैस कौन सी है, आप क्या करो, इमिशन स्पेक्ट्रम कर लो उसका। आप उस गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लो, हीट करो, उसमें से लाइट निकले, पास कराओ और फिल्म पे हासिल करो। अगर आपने देखा ब्लू रेड आ रहा है, आप आइडेंटिफाई कर लोगे वो ऑक्सीजन है। अगर आपने देखा ब्लू ऑरेंज रेड आ रहा है, आप आइडेंटिफाई कर लोगे वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ जो होते हैं, यानी स्पेक्ट्रम्स जो होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ मैं, लाइन स्पेक्ट्रम्स जो होते हैं दे आर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हम इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर एटम का अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होता है। अगर आप इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो यहाँ जो लाइंस आ रही हैं ये डार्क लाइंस हो जाएंगी, ठीक है।
वो भी स्पेसिफिक हो गया। मिसाल के तौर पे सपोज करें, अब हम इसका ब्लू रेड है ना, इसको यहाँ कर लेते हैं। अब सपोज करें मैं ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाता हूँ। कैसे जी? ये मेरे पास ऑक्सीजन है O2, यहाँ से मैंने वाइट लाइट गुजारी। अब ये गैस, ऑक्सीजन गैस, इसमें से वाइट लाइट में से कुछ कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करके बाकी को पास आउट कर देगी, प्रिज्म में से गुजारेंगे। अब जो हमारे पास आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जो आता है हमारे पास क्या आता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ऑब्जेक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? कलर्ड बैकग्राउंड होता है जी। और कलर्ड बैकग्राउंड कैसा होगा? वही वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड वाला, वही तरीके कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वाला बैकग्राउंड होगा। अब ये कलर बैकग्राउंड होगा, लेकिन जहां ब्लू आ रही थी ना, वहां डार्क लाइन आ जाएगी। जहां रेड आ रही थी वहां डार्क लाइन आ जाएगी। इस वेव लेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया। यहाँ वो रिलीज कर रहा था, यहाँ वो एब्जॉर्ब कर रहा था, यहाँ वो इमिट कर रहा था, इमिट कर रहा था ये लाइट। यहाँ इसने बाकी सबको पास आउट कर दिया, वही लाइट एब्जॉर्ब कर ली और वहां डार्क लाइन आ गई। ये डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन है। आइडेंटिफाई कर लोगे आप? दो डार्क लाइन आ रही है, आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो दैट इज वाई स्पेक्ट्रम हमारा जो है वो इंटरेस्ट होता है स्पेक्ट्रम पे, क्योंकि स्पेक्ट्रम्स के जरिए हम एटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हो गया स्पेक्ट्रम और उसकी टाइप। अब सवाल ये पैदा होता है, इसका रीजन क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल था कि यार ये एटम का स्पेक्ट्रम जो बनता है, इसका रीजन क्या है? क्यों ये एटम्स जो है स्पेसिफिक लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, स्पेसिफिक लाइट को जा रही है? ये क्या चक्कर है? स्पेक्ट्रम का मामला सुलझाना है। तो आई होप स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा, उसकी टाइप समझ में आ गई होंगे, ये भी समझ में आ गया होगा कि हमें स्पेक्ट्रम में इतनी दिलचस्पी क्यों है। अच्छा, अब एक और आगे स्टेप जाते हैं। लाइट खाली साथ थोड़ी है, नॉट। हमने तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमारा दायरा कहाँ से शुरू हुआ? वायलेट से। कहाँ खत्म हुआ? रेड पर। लेकिन मैक्सवेल ने हमें बताया कि जी हमारे पास खाली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, और भी है। स्पेक्ट्रम में आपको बाकी लाइट्स भी मिलती हैं, लेकिन हमें वो नजर नहीं आती। याद है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले होता है रेडियो वेव, फिर होता है माइक्रोवेव, फिर होता है इंफ्रारेड, फिर होती है विजिबल लाइट जो हमें नजर आती है। और विजिबल लाइट में कौन सी होती है? पहले रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये वाले जो स्पेसिफिक है। उसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद एक्स रे, और उसके बाद गामा रे। ये हमें जो है हमें पता चला जी, हम तो समझते थे कि भाई लाइट सिर्फ ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये है और इसको हम लाइट कहते थे। बाद में पता चला जी ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बस ये जो बीच में आपकी है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारी आपको नजर आ जाती हैं। आपकी आंखें इनको डिटेक्ट कर सकती है, इसलिए आप सिर्फ इन्हीं को ही देख पा रहे हो। इनको आप विजिबल लाइट के तो कंबाइन करके, या यही तो है व्हाइट लाइट, यही तो है व्हाइट लाइट। ठीक है जी, बाकी होंगी स्पेक्ट्रम में शायद हो, हमें नजर नहीं आती। समझ आई बात? क्या पता आपकी व्हाइट लाइट, अब मिसाल के तौर पे वही एटम वाला एक्सपेरिमेंट करो। क्या पता जी हमारे पास ये प्रिज्म है, ये हमारे पास गैस है, हमने इसको हीट किया, हीट किया जी, यहाँ से जो भी गैस है XYZ, इसने लाइट निकाली और इसने जब स्पेक्ट्रम बनाया, तो जरूरी थोड़ी। अब हम क्या देख रहे हैं जी कि हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड है, ब्लैक बैकग्राउंड है, यहाँ हमें एक लाइन नजर आई, यहाँ एक लाइन नजर आई, यहाँ एक लाइन नजर आई, यहाँ एक लाइन नजर आई। हमने देखा ये लाइन है जी वायलेट, लेट सपोज ये है ब्लू, लेट सपोज ये है येलो, लेट सपोज ये है रेड। बस, क्या पता इसके ऊपर भी लाइंस हो इंफ्रारेड की। रेड के बाद क्या आएगी? देखो ना तरतीब, रेड के बाद क्या आएगी? इंफ्रा। क्या पता इंफ्रा भी आ रही हो, लेकिन हमें नजर नहीं आएगी। क्या पता वायलेट के नीचे भी कुछ लाइंस आ रही हो, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे भी रिलीज होंगी, और वो कौन सी बनाएंगी? वो अल्ट्रा वायलेट का स्पेक्ट्रम बनाएंगी, लेकिन वो हमें नजर नहीं आएंगी, इसलिए हमें तो वो ब्लैक ही लगेगा। क्या पता यहाँ पर ऊपर भी कुछ निकली हो, और वो जो है वो कौन सी बनाएंगी? इंफ्रारेड रीजन्स पर, लेकिन हमें वो नहीं आएंगी नजर। तो हमारा स्पेक्ट्रम खाली यहाँ तक नहीं होता है भाई, इंफ्रारेड में भी कुछ वेव्स आ सकती हैं, अल्ट्रावायलेट में भी कुछ वेव्स आ सकती हैं। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर रखिएगा। तो अभी फिलहाल हमें जो नजर आ रहा है वो वायलेट से लेकर के रेड तक की लाइंस को हम देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास जब एटम स्पेक्ट्रम करता है, जब एटम रेडिएशंस को इमिट करेगा, तो वो वायलेट से बड़ी भी भेज सकता है, रेड से छोटी भी भेज सकता है। अल्ट्रा वायलेट रीजन्स में भी हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल सकती हैं, इंफ्रारेड में भी निकल सकती है, हमें नजर नहीं आएगी। फोटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह के जरिए आप उनको डिटेक्ट कर ले, तो बाद में जब डिटेक्ट की गई तो पता चला है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर
कुछ लाइट्स विजिबल रीजन्स में होती हैं, कुछ लाइट्स अल्ट्रावायलेट रीजन्स में होती हैं, कुछ लाइट्स इंफ्रारेड रीजन्स में भी होती है। ठीक है, ये गैस अगर आपके पास सपोज करें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में आप जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम करोगे, आपको कुछ लाइंस इंफ्रारेड में जाती हैं, कुछ अल्ट्रा में जाती हैं, और कुछ जो है वो इधर आती हैं। अब हम अंधे, हम सिर्फ ये देख सकते थे। बाद में जब हमने फोटोग्राफिक फिल्म, बाल्मर, पेस्टन टाइप के लोगों ने जब उनको देखा फोटोग्राफिक फिल्म से, उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मुकम्मल मुशाहिदा किया, तो पता चला जी कि हाइड्रोजन कुछ रेडिएशंस को इंफ्रारेड रीजन में भी सेंड करता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में भी सेंड करता है, बट वी कैन नॉट डिटेक्ट दैट। ठीक है जी, एक बात तो ये ध्यान में रखिएगा, तो जरूरी नहीं है हमारा स्पेक्ट्रम खाली ये विजिबल लाइट में रहे, आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है जी, बहरहाल वो एक्सरे गामा नहीं आएंगी, इतनी इतनी खतरनाक भी नहीं होती कहानी। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। अब सवाल पैदा होता है, ये इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हो रहा है जी ऐसा? रीजन है ना, रीजन। अब बोहर थ्योरी को हम क्यों मानते हैं, हम बोहर थ्योरी को इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि बोहर थ्योरी वो पहली थ्योरी है जो स्पेक्ट्रम को कुछ हद तक एक्सप्लेन करने में कामयाब होगी। कुछ हद तक, आगे जाके बहुत से फॉल्ट ड्रॉबैक्स बोहर थ्योरी में भी निकले, लेकिन हमें अभी उन ड्रॉबैक्स पर बात नहीं करनी। स्पेक्ट्रम हमारा बोहर थ्योरी के जरिए कुछ हद तक एक्सेप्ट हो सकता, यानी कि एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेट मी गिव यू सब एक्सप्लेनेशन। एक तो ये पॉइंटर रेजर पता नहीं क्यों बन जाता है। अच्छा, बोहर थ्योरी क्या कहती थी, हमारे पास ये है जी न्यूक्लियस, ये है जी न्यूक्लियस सपोज करें, ये जी किसी भी एटम का ले लो आप, चलो ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है, एक्स वाई जेड ऐसे ऑर्बिट लगा लेते हैं, ये पांचवा ऑर्बिट है। ठीक है जी, अब सपोज करें हमारे पास यहाँ पर है जी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है जी ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, इन सब की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी, ज्यादा होगी, सबसे कम इसकी होती है नीचे वाले की, इन सब की जरा अलग अलग होगी। ठीक है जी, इसकी सबसे कम होती है -13.6, फिर इसकी 3.4 वगैरह वगैरह। तो ये पहला शेल है जी, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा एनर्जी ऑर्बिट एनर्जी लेवल है, ये पांचवा है। अच्छा, बोर थ्योरी के मुताबिक जब आप एक ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन विच इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, अब एक फोटोन भी हो सकता है, 2 3 4 5 फोटोन भी हो सकते हैं, हाँ, तो ये जंप मार के ऊपर जाता है, ये जंप मार के ऊपर जाता है जी। चलें, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ये क्या हुआ, ये आपका वो जो स्पेक्ट्रम वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, उसमें आपने गैस को गर्म किया है, आपने वो गैस रखी हुई थी, कौन सी गैस, चले ऑक्सीजन लगा लेते हैं, ऑक्सीजन गैस गर्म की थी, ये आपने ये किया। जब आपने ऑक्सीजन गैस को गर्म किया था, तो आपने असल में उसके इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया। आपने उसके इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से लेट सपोज थर्ड ऑर्बिट पर पहुंचा दिया बाय एब्जॉर्बिंग द फोटोन। ठीक है जी, बोर्ड थ्योरी। फिर क्या बताया बोर्ड थ्योरी ने, बोर्ड थ्योरी ने बताया जी कि जब ये थर्ड इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो ये अनस्टेबल होगा, और जब ये अनस्टेबल होगा, ये वापस नीचे जंप कर जाता है। इस दौरान जब ये जंप करेगा, ये फोटोन को रिलीज करेगा, ई यानी फोटोन को रिलीज करेगा, और उस फोटोन की एनर्जी होगी एच म्यू। ठीक है जी, ये फोटोन रिलीज होगा। अब ये जो फोटोन रिलीज हुआ है, यही फोटोन ये रिलीज हो रहा है जी, और इसी फोटोन को, अब ये फोटोन रिलीज हो रहा है, इसी तरह फिर दोबारा जंप मारा, नीचे आया, सपोज करें थोड़ा ऊपर चला गया, अब आपने ज्यादा 2 4 फोटोन और ज्यादा एब्जॉर्ब किए, अब की बार ये फोर्थ पे चला गया लेट सपोज, और अब जब ये फोर्थ से रात जाएगा नीचे, तो अब ये फिर एक और फोटोन रिलीज कर देगा, और उस फोटोन की एनर्जी होगी इक्वल टू एच म्यू नॉट। ठीक है जी, ये एक और फोटोन रिलीज हो रहा है जी, बहुत सारे फोटोन इस तरह कंटिन्यूसली वो एक्साइट डी एक्साइट होते रहेंगे, फोटोन रिलीज करते रहेंगे। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। जब आपने गैस को गर्म कर रहे हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट पे जंप कर रहे हैं बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, फिर वो एक्साइटेड स्टेट से जब नीचे आते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को, वो फोटॉन्स को रिलीज करते हैं, और वो फोटॉन्स ही तो हैं, लाइट वगैरह ये सब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ फोटॉन्स। तो ये फोटॉन्स निकल रहे हैं जी, जिनको आप प्रिज्म में डालोगे अलग अलग हो जाएंगी। क्यों, वाई? क्योंकि ये फोटॉन्स आपको बताए शायद एक लग रहे हो, इनकी एनर्जी सेम होगी, नहीं, ये दोनों जो फोटॉन्स अभी हमने लिए, एक थर्ड से जब पहले पे आ रहा है, एक फोर्थ से जो पहले पे आ रहा है, इन फोटॉन्स के फॉर्मूले आपको सेम लग रहे हैं एच म्यू नॉट, बट दे आर नॉट सेम, इनकी फ्रीक्वेंसी में फर्क होगा, एच तो कांस्टेंट होता है।
ये फ्रीक्वेंसी में फर्क होगा, एनर्जी का फर्क फ्रीक्वेंसी के फर्क में तब्दील हो जाएगा। अब देखो ना, कॉमन सी बात है, तीसरे ऑर्बिट से जब ये नीचे आएगा ये एनर्जी कम होगी, चौथे ऑर्बिट से जब ये पहले ऑर्बिट पे आएगा ये एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब जब ये ज्यादा एनर्जी है जी यहाँ पर, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इस फ्रीक्वेंसी पर फर्क पड़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इस फोटोन की, और इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होगी। कम एनर्जी वाला फोटोन होता है, कम फ्रीक्वेंसी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूले से देख लो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन कभी 3 से जंप करके पहले पे आएगा तो एक कम एनर्जी वाला कम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन रिलीज करेगा, चौथे से जंप करके आएगा तो एक ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन रिलीज करेगा। इस तरह मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन्स रिलीज हो रहे होंगे यहाँ पे। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन तीसरे से, सपोज करें तीसरे से पहले पर आया तो एक कम ये वाला हो गया, चौथे से पहले पे आया तो थोड़ा एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी इस फोटोन की। पांचवे से पहले पे आया तो अब और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और जब वो और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होगी। तो 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन होंगे ये। जब आप प्रिज्म से गुजारोगे, प्रिज्म की खूबी ये होती है कि फ्रीक्वेंसी के एतबार से डिफ्लेक्शन करता है, फ्रीक्वेंसी के एतबार से। जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आप समझ लो, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो लीस्ट डिफ्लेक्ट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है जी। तो अब आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन नजर आ जाएंगी जी, ये फोटॉन्स अलग अलग रास्ते पर जाएंगे जी। जिसकी कम फ्रीक्वेंसी होगी इस हिसाब से इनकी कम फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी जरा ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप सपोज करें जी इसकी कम थी तो ये वायलेट हो जाएगा, चले इसको रेड कर लेते हैं, ये रेड हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, इस तरह पे आपकी तरतीब बन जाएगी, स्पेक्ट्रम बन जाएगा। ये है रीजन, बहुत थ्योरी से एक्सप्लेन किया था उसने। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब आप एक गैस को गर्म करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एक्साइट होके मुख्तलिफ ऑर्बिट में जाएगा, जरूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाए, कभी वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है तो ज्यादा बड़ा जंप मार लेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा तो कम बड़ी जंप मारेगा। बहरहाल जब भी ये एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा फोटोन रिलीज करेगा। इन सारे फोटॉन्स की एनर्जी डिफरेंट होगी, अगर वो हायर ऑर्बिट से जंप कर रहा है तो एनर्जी ज्यादा होगी, लोअर ऑर्बिट से जंप कर रहा है तो एनर्जी कम होगी। अब जिस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जो उस फोटोन की एनर्जी कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये लिखा हुआ। जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब ये मुख्तलिफ गैस आपको बज़ाहिर एक लाइट निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन उस एक लाइट में कई किस्म के फोटॉन्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाले भी लो फ्रीक्वेंसी वाले भी। प्रिज्म क्या करेगा, उन हाई लो फ्रीक्वेंसी वालों को अलग अलग कर देगा, हाई वाले नीचे होंगे, ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी वाले नीचे होंगे, और ऊपर जो है वो कम फ्रीक्वेंसी वाले होंगे, ठीक है जी। तो अब अगर आपके पास सपोज करें जी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वायलेट वाला है तो वायलेट वाला नीचे मिलेगा। ये 3 फोटोन जो है फ्रीक्वेंसी के एतबार से सपोज कर लो, एक वायलेट का है, एक ग्रीन का है और एक रेड का है, ठीक है जी। ये जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है ये किससे मैच हो रही है, वायलेट, ग्रीन और रेड। वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वायलेट नीचे मिलेगा, फिर ग्रीन की होती है तो ग्रीन आपको बीच में मिलेगा, और फिर रेड की होती है तो रेड आपको ऊपर मिलेगा। तो यूं आपका जो है वो एक मुख्तलिफ कलर का स्पेक्ट्रम बन जाएगा। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों हो रहा है जी, ये बीच में डार्क लाइंस क्यों आ रही हैं, ये डार्क लाइंस ये डार्क लाइंस, क्योंकि जब ये फोटोन रिलीज करेगा उसके बाद थोड़ा गैप तो आएगा ना, गैप तो आएगा, उसके बाद जब ये साइड होगा ऊपर जाएगा, इस दौरान जो गैप होगा वो आपका ये ब्लैक लाइन में आ रहा है, यूं कह लो, या यूं कह लो कि जी ये जो आपका ऑक्सीजन ऊपर नीचे जंप कर रहा है, इस दौरान यहाँ वाला जो वायलेट और ग्रीन के दरमियान जो ऑरेंज का फोटोन है, येलो का फोटोन है, वो ये रिलीज नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर आपकी ब्लैक लाइन्स आ रही है। तो ये हो गया जी, बहुत थ्योरी के जरिए हमने स्पेक्ट्रम को थोड़ा एक्सप्लेन किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो बोहर्स को इतना पसंद क्यों था, क्योंकि वो सिंपल एटम है, उसका स्पेक्ट्रम भी बड़ा सिंपल सा है, तो उसको थोड़ा सा उसमें हम स्पेक्ट्रम को और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हम अपनी क्लास को आज